देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या वातावरण में हुए परिवर्तनों के प्रति हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसके बारे में देखेंगे। कल भी हमने कई उदाहरण के माध्यम से समझा था। आज देखते हैं किसी उद्दीपन के प्रति। उद्दीपन शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कल भी आपको उद्दीपक के बारे में बताया था। उद्दीपन क्या होता है? एक होता है उद्दीपक और एक होता है उद्दीपन। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है या प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। वातावरण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन करने वाले को, जिसके माध्यम से यह परिवर्तन किया जा रहा है, उसको हम उद्दीपक कहेंगे। और जो परिवर्तन हो रहा है उसको उद्दीपन कहेंगे। और उस उद्दीपन के प्रति हम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। आपको समझ में आया होगा। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना होती हैं। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जीव के बिना इच्छा के हो जाती हैं। जैसे अचानक कोई काम का हो जाना, मस्तिष्क तक सूचना ना पहुँचे, उसके पहले ही वो काम हो जाए। जैसे यदि आपका हाथ किसी सुई या नुकीली चीज़ पर जैसे ही टच होगा तो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचने के पहले ही आपका हाथ वहां से हट जाएगा, जिससे आपके हाथ को क्षति ना पहुंचे। इसको हम प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी गर्म वस्तु को छूने से जब हम उससे जलने लगते हैं या गर्म वस्तु पर हमारा हाथ या हमारा शरीर स्पर्श होता है तो वहाँ से हमारा शरीर या हाथ तुरंत हट जाता है। यह प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत होता है। दूसरा होता है खाना को देखकर मुंह में पानी आ जाना। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। यदि आपको वह खाना पसंद है तो प्रतिवर्ती क्रिया के अनुरूप आप जैसे ही खाना देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जैसे आप आंवला देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। या खट्टी वस्तु जैसे ही आप इमली देखते हैं तो इमली का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत कहेंगे। सुई चुभने पर हाथ का हट जाना, ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आपने समझा प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। अब देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है या किसके माध्यम से होता है। तो ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इसका नियंत्रण हमारी मेरुरज्जु में होता है। अर्थात रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मेरुरज्जु उपस्थित होता है तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण इसी मेरुरज्जु के माध्यम से होता है। अर्थात मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचने के पहले ही मेरुरज्जु के माध्यम से उस समस्या का निस्तारण कर दिया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के माध्यम से होता है। ये क्रियाएं अब आगे देखेंगे। ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात ऐच्छिक क्रियाएं आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण होता है, अर्थात जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि यदि हमारी मर्जी होगी तो हम यह काम करेंगे, नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। यह ऐच्छिक क्रियाएं होती है। मतलब आपकी इच्छा पर जो क्रियाएं डिपेंड हों या निर्भर हों उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बोलना, चलना, लिखना। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप हो सकता है कि कुछ देर बाद इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। तो ये एक ऐच्छिक क्रिया है। इस वीडियो को देखना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे देखेंगे। आपकी इच्छा है कि ये हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम इसे देखेंगे। यदि अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप थोड़ी देर बाद स्किप करके इस वीडियो को चले जाएंगे। ये कौन सी क्रियाओं के अंतर्गत होगा? यह ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत होगा। किसी से बात करना है
तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं या नहीं। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता या फिर आपका शरीर अपने आप उससे बात करने नहीं जाएगा। इसे हम ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत कह सकते हैं। चलना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपकी इच्छा होगी तो आप चलेंगे, नहीं तो आप बैठे रहेंगे, आप ऐसे ही लेटे रहेंगे। लिखना, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर नोट्स बनानी होगी तो यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि यदि आपकी इच्छा नोट्स बनाने की है तो आप इस वीडियो में जो विषय वस्तु देख रहे हैं आप उसकी नोट्स बनाएंगे। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप सिर्फ यह वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। यह आपकी ऐच्छिक क्रिया पर निर्भर करता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे कि अभी हमने देखा कि ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा और सोचने से होती हैं, अर्थात यदि हमारी इच्छा होगी तो हम वह कार्य करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, और सोचने से होती है। इसलिए इसका नियंत्रण हमारे सोचने वाले भाग अग्र मस्तिष्क के द्वारा निर्भर करता है। अर्थात मस्तिष्क सोचता है कि मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। और जो क्रियाएं मेरुरज्जु के माध्यम से नियंत्रित होती हैं उनमें हमारी इच्छा नहीं चलती है। आपने समझा कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं और इस पर नियंत्रण किसका होता है, कौन कौन सी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, यह आपने अभी देखा। और यह किसके माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं, तो यह हमारे नियंत्रण में होती हैं और सोचने वाले भाग अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। अर्थात अग्र मस्तिष्क सोचने का काम करता है कि यह क्रिया हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। अब देखते हैं अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे सभी क्रियाएं जो स्वतः होती रहती हैं, जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती। हमारे ना चाहते हुए भी कोई काम का हो जाना वो अनैच्छिक कार्य होता है। जैसे पानी का बरसना, आप साधारण सा उदाहरण समझेंगे। पानी का बरसना ये वातावरण का एक उदाहरण है या पर्यावरण का एक उदाहरण है। आप इसको मानव शरीर से रिलेट नहीं करेंगे। जैसे पानी का बरसना वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। यदि आपको बाज़ार जाना है और आप चाहते हैं कि पानी ना बरसे तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। यदि पानी बरसना होगा तो वो बरसेगा, वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। उसी प्रकार जीवों में जैसे हृदय का धड़कना, सांस का लेना और भोजन का पचना, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मेरा हृदय धड़कना बंद कर दे, आपका हृदय धड़कना बंद कर दे। आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप अपने हृदय के धड़कने को बंद कर दें, या आपकी इच्छा के अनुसार जब चाहें तो आपका हृदय धड़के और जब ना चाहें तो आपका हृदय धड़कना बंद कर दे। यदि धड़कना बंद कर देगा तो आपके चाहने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सांस का लेना, आप चाहकर भी अपनी सांस रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ सेकंड की बात अलग है कि आप कुछ मिनट तक सांस रोक सकते हैं, लेकिन सांस का लेना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। वो एक प्राकृतिक क्रिया है और लगातार चलती रहेगी। यदि सांस अपने आप बंद होती है तो समझ सकते हैं कि क्या होगा। भोजन का पचना, ये भोजन का पचना भी आप रोक नहीं सकते। ये शरीर के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं। आप इनको अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते कि आज का भोजन मेरा पचना चाहिए या नहीं। यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता। यह अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, या आप कह सकते हैं कि यह मानव शरीर या जीवों के शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, जिस पर मानव का या जीवों का नियंत्रण नहीं होता। तो आप एक साधारण भाषा में समझेंगे कि अनैच्छिक क्रियाएं हम उन्हें कहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वह अपने आप लगातार होती रहती हैं। ऐसी क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रियाएं कहती हैं। अब अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो अनैच्छिक क्रियाएं मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मस्तिष्क का काम सोचने का होता है, लेकिन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण
मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के माध्यम से किया जाता है। तो आपने समझा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के माध्यम से होता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क के माध्यम से होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारे मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है? कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु के छूने पर, पैनी वस्तु के चुभने पर हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर और पैनी वस्तु के चुभने पर आदि पर हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है। जो हम प्रतिक्रिया करते हैं वह मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो कि बहुत फास्ट होती है या बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से हमारे संवेदी अंग सूचना को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं और मेरुरज्जु मस्तिष्क तक पहुंचाता है। लेकिन जिन क्रियाओं को बहुत फास्ट करना है, बहुत जल्दी करना है, क्षणिक करना है, उन क्रियाओं को अगर संवेदी अंग मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे तब तक इधर हमारे अंगों को क्षति पहुंच चुकी होगी या उस परिस्थिति में हमारे शरीर को नुकसान पहुंच चुका होगा। इसलिए जिन क्रियाओं में या जिन प्रतिक्रियाओं में बहुत फास्ट कार्य करना होता है या तुरंत रिएक्शन देना होता है, उनका नियंत्रण मेरुरज्जु के माध्यम से होता है या उनकी अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मानव तंत्रिका तंत्र या मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से मानव का तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। अभी तक आपने देखा कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं और यह किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। अब मानव तंत्रिका तंत्र को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। मानव तंत्रिका तंत्र को अध्ययन करेंगे। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक तीसरा तंत्रिका तंत्र होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र। लेकिन आपके सिलेबस में बस यही दो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना है, CNS और PNS। CNS का अर्थ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का अर्थ होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को विस्तार पूर्वक देखेंगे, मेरुरज्जु को देखेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत यही दो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को विस्तार पूर्वक देखेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत PNS अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत हम कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये जो आप चित्र देख रहे हैं, मस्तिष्क और ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर उपस्थित मेरुरज्जु आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु का अध्ययन किया जाता है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS के अंतर्गत कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका का अध्ययन करेंगे। अर्थात आप समझ सकते हैं कपाल तंत्रिका, जो कपाल के अंदर से तंत्रिकाएं निकलती हैं, उनका अध्ययन हम कपाल तंत्रिकाओं के अंतर्गत करेंगे। और जो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेरुरज्जु से शरीर में तंत्रिकाएं निकलती हैं, इन्हें हम मेरुरज्जु के अंतर्गत या मेरु तंत्रिका के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।
अर्थात आप कह सकते हैं कि ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, या मुख्य तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। और जो इनसे जो मुख्य तंत्रिका तंत्र या सीएनएस से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत रखेंगे या पीएनएस के अंतर्गत रखेंगे, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। आपको समझ में आया होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। प्रतिवर्ती चाप, इसी क्रम में देखते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। आप समझेंगे एक बार फिर से, प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का, प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का, आने वाले संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने और उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया देनी है, उन क्रियाओं को करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदन का अर्थ होता है महसूस करने वाली या संवेदना का पता लगाने वाली कोशिकाएं, और प्रेरित कोशिका, प्रेरित कोशिका अर्थात जो सूचनाओं को प्रेरित करती हैं कि आगे कौन सी प्रतिक्रिया करनी है। तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती हैं। मेरुरज्जु अर्थात पीएनएस के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं वह सीएनएस अर्थात मेरुरज्जु से जो निकलती हैं उनके साथ मिलकर एक चाप का निर्माण करती हैं या एक पथ का निर्माण करती हैं। उस पथ को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे ये गर्म पानी रखा हुआ है, गर्म पानी रखा हुआ है, त्वचा एक ग्राही के रूप में कार्य करेगी और ये जो संवेदी कोशिकाएं हैं, ये जो संवेदी कोशिकाएं हैं यह सूचना को मेरुरज्जु तक पहुंचाएंगी। मेरुरज्जु तक इन कोशिकाओं को पीएनएस के माध्यम से अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से जो कोशिकाएं निकली हैं उनके माध्यम से यह सीएनएस तक पहुंचेंगी। पीएनएस जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वह सूचनाओं को सीएनएस के अंतर्गत कौन आता है? मेरुरज्जु मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करेंगे। और यह मेरुरज्जु जो कि रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है, यह मेरुरज्जु संदेश का निर्माण करेगा और वह संदेश कहाँ तक पहुंचाएगा? मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा। अब ब्रेन के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या प्रतिक्रिया देनी है और ब्रेन उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए रासायनिक संकेतों का निर्माण करेगा और पुनः उसे इन प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और जैसे ही यहाँ तक मस्तिष्क के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार यह हाथ प्रतिक्रिया करेगा। अर्थात यदि मस्तिष्क कहेगा कि हाथ को वहाँ से तुरंत हटना चाहिए तो हाथ हट जाएगा। यदि मस्तिष्क कहेगा कि हाथ को उस गर्म वस्तु से हटाना नहीं है तो उसी प्रकार के रासायनिक संकेतों का निर्माण मस्तिष्क करेगा और वहाँ से हाथ नहीं हटेगा। तो अभी आपने देखा प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रित होता है। अब जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली अथवा जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता क्या होती है? जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली अथवा जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता क्या होती है या जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की आवश्यकता क्यों होती है? जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती तो उसका उपयोग नहीं होता। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसीलिए विकसित हुआ है क्योंकि मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। प्रतिवर्ती क्रियाएं तभी होती हैं कि अगर मस्तिष्क उनमें सोचने का काम करने लगेगा या मस्तिष्क उन्हें
उसके बारे में निर्णय लेने लगेगा तो थोड़ा विलंब हो जाएगा। और यदि प्रतिक्रिया बहुत क्षणिक होगी तो उससे शरीर के नुकसान को बचाया जा सकता है या शरीर का नुकसान नहीं होगा। यदि सूचनाओं को पहले मस्तिष्क तक पहुंचाया जाएगा, मस्तिष्क निर्णय लेगा, तब तक इधर शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका होगा या शरीर को किसी प्रकार की हानि पहुंच चुकी होगी। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या तो अनुपस्थित होता है। अधिकतर जंतुओं में ये जो न्यूरॉन का जाल होता है, जिसके माध्यम से तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण होता है या तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, यह बहुत कम मात्रा में होता है या तो अनुपस्थित होता है अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्यप्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। अर्थात जिन जंतुओं में न्यूरॉन जाल या तो कम है या तो अनुपस्थित है, तो उनमें यदि प्रतिवर्ती चाप बहुत फास्ट काम नहीं करेगा तो उन्हें क्षतिग्रस्ती या नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिससे यदि किसी प्राकृतिक या वातावरणीय परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया बहुत फास्ट नहीं होगी तो शरीर को या जीव को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिक्रिया चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यदि उसमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित है, फिर भी अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में ये जो प्रतिवर्ती चाप है यह कार्य करता है, क्योंकि इसके कार्य करने की गति बहुत तीव्र होती है। जैसे ही आपका हाथ गर्म वस्तु पर पड़ेगा, आपका ध्यान कहीं भी हो, आपका मस्तिष्क कहीं भी कार्य कर रहा हो, अगर गर्म वस्तु पर आपका हाथ या आपका शरीर स्पर्श होगा तो वह तुरंत प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से या प्रतिवर्ती अनुक्रिया के माध्यम से वहाँ से आपका हाथ हट जाएगा। यदि इसी में मस्तिष्क सोचने लगेगा तब तक आपका हाथ जल चुका होगा। अर्थात जंतुओं में सोचने की शक्ति बहुत कम या क्षीण होती है। जंतुओं में, जैसे जानवरों में आप देखते हैं, सोचने की शक्ति बहुत कम होती है, बहुत धीमी होती है या यह क्षीण होती है, नहीं होती, जिससे वे तुरंत अनुक्रिया कर अपना बचाव नहीं कर सकते। जंतुओं में सोचने समझने की क्षमता या शक्ति बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, तो वह अगर उनमें प्रतिवर्ती चाप बहुत दक्ष नहीं होगा या बहुत मजबूत नहीं होगा या तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो वह अपने शरीर का बचाव नहीं कर पाएंगे। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये जो प्रतिवर्ती चाप होता है, ये प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अर्थात जंतुओं में यह प्रतिवर्ती चाप बहुत फास्ट कार्य करता है। अब है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से मानव मस्तिष्क कार्य करता है और मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। सभी का विस्तारपूर्वक अध्ययन, मानव मस्तिष्क का विस्तारपूर्वक अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। उसके पहले आज का सवाल, आज के सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में विस्तारपूर्वक देंगे। आज का सवाल है ऐच्छिक क्रियाएं। आज का सवाल है ऐच्छिक क्रियाएं किसके माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं। किसके माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं। किसके माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में विस्तारपूर्वक देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, बैक करके देखिए, फिर समझिए और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए चित्रकूट एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऑनलाइन पढ़ाई का
घर पर अध्ययन कीजिए और चित्रकूट एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।